नमस्कार, मेरा नाम है अनुज दुबे। आप देख रहे हैं हमारा डिस्कशन कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज पर, जिसमें आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड एक्ट्स पावर। तो सेक्शन यहाँ पे चलेंगे 173 से 193 तक। सबसे पहला सेक्शन नंबर 173। 173(1) में देखते हैं, एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंट मीटिंग के लिए एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम ऑफ 4 मीटिंग्स एवरी ईयर, बट द गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 120 days। SS1 में बताया है कि ये जो 4 मीटिंग्स की बात हो रही है वो एवरी कैलेंडर ईयर में हो रही है, ईच कैलेंडर ईयर में। फिर 173(5) में कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी को, कि 4 की बजाय दे आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स मस्ट बी नॉट लेस देन 90 days। ओपीसी के लिए दे हैव गॉन अहेड एंड दे हैव गिवन वन मोर एग्जेम्पशन कि अगर उनके बोर्ड में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, सच ओपीसी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इवन अ सिंगल बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द ईयर। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 एंड प्राइवेट कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनी को बोला है कि दे शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। ये नोटिफिकेशन के थ्रू बताया है कि वही बात कि 137 और 92 की फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो तब एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज के लिए बोला है कि सबसेक्शन 5 जो है सब्सटीट्यूट करके उसमें ऐड हो जाएगा ओपीसी, स्मॉल और डोरमेंट के बाद प्राइवेट कंपनीज, इफ सच प्राइवेट कंपनीज अ स्टार्टअप कंपनी। उसको मान लिया जाएगा कि उसने सेक्शन के प्रोविजन के कंप्लायंस कर लिया है। इफ एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड हैज बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग्स इज नॉट लेस देन 90 days। तो बात वही ऊपर वाली हो रही है, यहाँ पे स्टार्टअप और सेक्शन 8 कंपनीज के लिए हो रही है। यहाँ पे भी इनके लिए यही रहेगा कि 137 में एफएस और 192 में एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं 173(2) में मीन्स बताएगा कि कैसे अटेंड करेंगे। तो एक्ट अलाउज द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स इन द फॉलोइंग मैनर। पहला तो इन पर्सन थ्रू फिजिकल प्रेजेंस या फिर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू अदर प्रिस्क्राइब्ड एवी मीन्स। अब मीनिंग क्या होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर एवी मीन्स की? तो एक्सप्लेनेशन टू रूल 3 में बताया कि एवी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयड विथ which enables all the persons participating in a meeting to communicate concurrently with each other without an intermediary and to participate actively in the meeting। फिर essentials of audio visual means or AV means should be capable of recording and recognizing the participation of the directors and recording and storing the proceedings of such meetings along with the date and time। कुछ matters हैं जहाँ which cannot be dealt with in a meeting through electronic mode। रूल 4 में बताया है matters which shall not be considered in any meeting held through VC or AV means। 4 चीज़ें, पहला तो अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ACM for consideration of FS including CFS if any to be approved by board, the approval of the matter relating to amalgamation, merger, demerger, acquisition, takeover। 5 हो गए, मैंने 4 कहा था, कोई बात नहीं। एक अमेंडमेंट है यहाँ पे, रूल 4(2) में बोला है कि फॉर पीरियड्स बिगनिंग फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग्स अमेंडमेंट रूल 2020 एंड एंडिंग ऑन 30th June 2020 द मीटिंग्स ऑन मैटर्स इन 4(1) यानी कि ये वाले मैटर्स मे बी हेल्ड थ्रू VC इन अकॉर्डेंस विद रूल 3। अब रूल 3 में देखते हैं, प्रोसीजर बताया है, प्रोसीजरल पॉइंट्स रिलेटिंग टू मीटिंग ऑफ बोर्ड दैट आर हेल्ड थ्रू VC। सबसे पहला, एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू अवॉइड फेलियर ऑफ वीडियो और AV कनेक्शन। दूसरा, चेयरपर्सन एंड CS इफ एनी शैल टेक ड्यू केयर एंड रीजनेबल केयर टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग बाय ensuring sufficient security and identification procedures to ensure availability of proper VC या फिर AV equipments for facilitating transmission of the communication for effective participation। Then to record proceedings, to prepare minutes of the meetings, to store for safekeeping and marking the tape records at least as a part of records of company at least before the time of completion of audit of that particular year, to ensure that no person other than the concerned director is attending or have access to the proceedings of the meeting through VC or other AV means, that the participants attending are able to hear and see other participants clearly during the course of meeting। However, differently abled persons may make a request to the board to allow a person to accompany him। फिर नोटिस की बात करते हैं यहाँ पे, तो नोटिस शैल बी सेंड टू ऑल डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ 173(3)। नोटिस शैल इन्फॉर्म कि उनके पास ऑप्शंस है कि वो VC या AV मीन्स के थ्रू अटेंड कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एनेबल द डायरेक्टर्स टू पार्टिसिपेट देम थ्रू सच मोड। डायरेक्टर जो इंटेंड कर रहा है पार्टिसिपेट करने का, दे शैल कम्युनिकेट इनका इंटेंशन कि हम AC AV VC और AV के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं।
अगर प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा, अगर वो इंटेंट कर रहे हैं तो, जिसकी वजह से जिसके लिए सूटेबल अरेंजमेंट किए जा सकें। अगर कोई इंटेंट कर रहा है ऐसा पार्टिसिपेट करने का, तो दे शैल इंटीमेट अबाउट सच पार्टिसिपेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, और ये डिक्लेरेशन 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। बट सच डिक्लेरेशन शैल नॉट डिबार हिम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन पर्सन, इन केस उसको वो भी इंटीमेट करना रहेगा कि मैं पार्टिसिपेट इन पर्सन करना चाहता हूँ। इस एब्सेंस में कि कोई इंटीमेशन नहीं आया तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो इन पर्सन अटेंड करेगा। प्रोसेस ऑफ रोल कॉल एट द बोर्ड मीटिंग, कमेंसमेंट पे रोल कॉल करेगा बाय चेयरपर्सन। एट दिस पॉइंट हर डायरेक्टर जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो स्टेट करेगा फॉर द रिकॉर्ड नेम, लोकेशन जहाँ से वो अटेंड कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, एजेंडा उसको रिसीव हो गया है, रिलेवेंट मटेरियल, and no one other than the concerned director is attending or having access to the proceedings of meeting at the location mentioned in clause B. Then after the roll call, the chairperson or the CS shall inform the names of persons other than the directors who are present for the said meeting and the permission of the chairperson, with the chairperson permission, and confirm that the required quorum is complete. देन काउंटिंग फॉर कोरम एंड इंश्योरिंग ऑफ कोरम, जो पार्टिसिपेट कर रहा है डायरेक्टर एवी या वीसी के थ्रू, उसको काउंटेड किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। ही शॉल नॉट बी काउंटेड इफ ही इज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एनी अदर आइटम्स ऑफ बिजनेस अंडर प्रोविजंस ऑफ एक्ट और रूल्स। चेयरपर्सन ने इंश्योर करना है कि कोरम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। देन शेड्यूल्ड वेन्यू जो है, scheduled venue shall be deemed to be the venue the meeting which is conducted through VC or AV means authorized under these rules, and all recordings at such meeting shall be deemed to have been made at that place. Statutory registers shall be deemed to have been signed by the directors participating, अगर उन्होंने अपना consent दे दिया इस effect में, so recorded in the minutes of the meeting. Every participant shall identify himself for the record before speaking on any item of business or agenda. If a statement of directors in the meeting through VC or AV is interrupted or garbled, the chairperson or CS shall request for a repetition or reiteration. If a motion is objected to and there is need to put it to vote, the chairperson shall call the roll and note the vote of each director, who shall identify himself while casting his vote. कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए इस दौरान। समरी जो है हर डिसीजन, एट द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन ईच एजेंडा आइटम, द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग शैल अनाउंस द समरी ऑफ द डिसीजन टेकन ऑन सच आइटम along with the names of director, if any, who dissented from the decision taken by majority. Draft minutes shall be preserved till confirmation. Further minutes shall disclose the particulars of the director who attended the meeting through VC or other AV means. The draft minutes of the meeting shall be circulated among all the directors within 15 days in writing or electronic mode, जो board decide करे. Then every director who attended through VC or AV means shall confirm or give his comments in writing about the accuracy of recording of proceedings of that particular meeting in the draft minutes within 7 days or some reasonable time, जो भी board decide करे. After completion of meeting, minutes shall be entered in the minute book signed by the chairperson. क्या रिक्वायरमेंट है टू अटेंड ऑल बोर्ड मीटिंग्स? तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दे मस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू अटेंड एज मैनी एज पॉसिबल. लेकिन 167 बोलता है कि अगर आप एब्सेंट करोगे फ्रॉम ऑल मीटिंग्स इन ड्यूरिंग अ 12 month पीरियड तो आप वैकेट कर दोगे अपना ऑफिस. आगे बढ़ते हैं सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 में, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग. तो नोटिस एटलीस्ट 7 days इन नोटिस इन राइटिंग टू ऑल डायरेक्टर्स एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस सेंट बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. शॉर्टर नोटिस देना है टू ट्रांजैक्ट एन अर्जेंट बिजनेस. एटलीस्ट 1 independent डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट. In absence, decision taken at such meeting shall be circulated to all the directors and shall be final only on ratification thereof by at least 1 independent director if any. ऑप्शन जो अपन ने पार्टिसिपेट करने का देना है थ्रू VC और अदर AV मीन्स, तो इन्फॉर्म करना है नोटिस में about the option available and provide all necessary information to enable the directors to participate through VC or AV means. ऑन रिसीप्ट ऑफ नोटिस, जो डायरेक्टर इंटेंड कर रहा है टू पार्टिसिपेट, उसने इंटेंशन अपना कम्युनिकेट करना चाहिए चेयरपर्सन या CS को. अगर कोई इंटीमेशन नहीं आया तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अज्यूम कर सकते हैं कि डायरेक्टर शैल अटेंड मीटिंग इन पर्सन. देन 173(4) में पेनल्टी बताइए इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हुज ड्यूटीज टू गिव नोटिस अंडर 173 एंड हु हैज फेल्ड टू डू सो. पेनल्टी 25,000 की. SS1 में बताया है कि कौन कौन लोग ऐसे होंगे, एवरी ऑफिसर. तो ऑफिसर कौन? एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी मे एट एनी टाइम समन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द CS where there is no CS, any person authorized by board on requisition of director shall convene a meeting of the board in consultation with chairman or his in absence, MD or his in absence, WTD where there is any unless otherwise provided in the articles. उसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 174 में, quorum for meeting of board. 174(1) में बोला है इन रिस्पेक्ट ऑफ quorum
कुछ पॉइंट्स हैं। द कोरम ऑफ अ बोर्ड मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। कैलकुलेट करने के समय फ्रैक्शन शैल बी राउंडेड ऑफ इज 1। टोटल स्ट्रेंथ शैल नॉट इंक्लूड दोज डायरेक्टर्स हुज प्लेसेस आर वैकेंट। द कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। फिर आर्टिकल्स जो हैं कम स्पेसिफाई कोरम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन है सेक्शन 8 कंपनी के केस में कोरम शैल बी ईदर 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लोअर प्रोवाइडेड दैट कोरम शैल नॉट बी लेस देन 2 मेंबर्स। यहाँ पे बोला है कि यहाँ भी वही बात है, 137 और 92 की फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये चीज़ अवेलेबल है मॉडिफिकेशन की। Participation through electronic means to be counted unless they are to be excluded from any items of business under any provisions of the act or rules. Then in case where there is vacancy in the board, तो अगर कोई वैकेंसी है बोर्ड में या द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर मे एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ सच वैकेंसी। हाउएवर प्रॉब्लम तब आएगी जब वो वैकेंसी बिलो द कोरम फॉल कर गई है। तो इन दिस सिचुएशन कंटिन्यूइंग डायरेक्टर सिर्फ इन काम के लिए एक्ट कर सकते हैं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू दैट फिक्स्ड फॉर द कोरम दैट इज अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर या फिर टू समन अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कोरम इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, तो जहाँ पे वेर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड और इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड, द कोरम शैल बी इन द नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट एट द मीटिंग बट देयर नंबर मस्ट नॉट बी लेस देन 2। यहाँ भी फ्रैक्शन को राउंडेड ऑफ एज 1 किया जाएगा। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन है, तो 184(2) में बताते हैं कि every director of a company who is in any way either directly or indirectly concerned interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into with a body corporate in which such director or director in association with any other director holds more than 2% of shareholding of that body corporate or is a promoter manager CEO of that body corporate or with a firm or other entity in which such director is a partner owner member as the case may be। एक्सेप्शन दिया है कि प्राइवेट कंपनी के केस में जिन्होंने फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया है वहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन सच मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग विच कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, अगर वैलिडली हेल्ड नहीं कर पाई है कोरम की वजह से, तो अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज the meeting shall automatically stand adjourned to the same day at the same time and the place in the next week or if that day is a national holiday till the next succeeding day which is not a national holiday at the same time and place। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सेक्शन नंबर 175 पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ये बात होती है कि अ रिजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड बाय द बोर्ड और बाय अ कमिटी देयरऑफ बाय सर्कुलेशन इन केस द रिजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर्स इफ एनी टू ऑल द डायरेक्टर्स मेंबर्स ऑफ कमिटी एज द केस में बी एट देयर एड्रेसेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी इन इंडिया बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय कुरियर और थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हैज बीन अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन। रूल 5 में बताया है ड्राफ्ट फॉर्म में बी सर्कुलेटेड टू डायरेक्टर्स टुगेदर विद द नेसेसरी papers for seeking their approval by electronic means which may include email or fax। अब रिजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा इफ एट लीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी फॉर द टाइमिंग require that any resolution under circular must be decided at a meeting, तो chairperson shall put the resolution to be decided at meeting of the board instead of being decided at by the circulation। 175(2) में बोला है कि resolution that has been passed by circulation shall have to be necessarily noted in the next meeting of the board or the committee thereof as the case may be and made part of the minutes of such meeting। फिर आते हैं ऑडिट कमेटी विजिल मैकेनिज्म एंड पनिशमेंट में सेक्शन नंबर 177 और 178 का 8। तो ऑडिट कमेटी यहाँ पे क्या बात हो रही है यहाँ पे, फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी 10-150 लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनीज 10-150 शेयर कैपिटल 10 करोड़ टर्नओवर 100 करोड़ और आउटस्टैंडिंग ड्यूज डिबेंचर्स डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज। ये जितनी बातें हुई ये सब रूल 6 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 की बातें थी। इसके बाद आगे चलते हैं किन कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है। फॉलोइंग अनलिस्टेड कंपनीज आर नॉट कवर्ड बाय रूल 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स एंड देयरफॉर आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी। अ जॉइंट वेंचर, wholly owned subsidiary and dormant company is defined under section 445। When a company ceases to constitute an audit committee shall not be required to constitute such audit committee if it ceases to fulfill any of the 3 conditions relating to paid up share capital या turnover या loans for 3 consecutive years।
इट शैल बी अगेन रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अगर इट स्टार्ट्स टू मीटिंग एनी ऑफ सच कंडीशन। क्लैरिफिकेशन यहाँ पे बताया है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स हैं वो अपन देखेंगे एज एक्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। कंपोजिशन क्या रहेगी, तो एसी शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट फॉर्मिंग द मेजॉरिटी। It is required that majority of members of AC, including its chairperson, shall be persons with ability to read and understand the FS. सेक्शन 8 कंपनीज के लिए बोला है यहाँ पे कि while constituting AC, the independent director shall form a majority वाली बातें जो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी अगर उस सेक्शन 8 कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है 137 और 92 की फाइलिंग में। फिर बोर्ड रिपोर्ट अंडर 134(3) shall disclose the composition of audit committee. इन केस जहां बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया रिकमेंडेशन ऑफ एसी, द सेम शैल बी डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रीजंस देयरफॉर। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे ऑडिट कमेटी की, तो 177(4) में बताया है कि एवरी कमिटी ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड विच शैल इंटर एलिया इंक्लूड। क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, सबसे पहला रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके केस में जो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन हो रही है वो टर्म्स और रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट की जगह पे वर्ड्स रिकमेंडेशन फॉर रेम्यूनरेशन यूज किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ। वहाँ पे इसी का काम सिर्फ और सिर्फ रेम्यूनरेशन का रिकमेंडेशन करना रह जाता है। Review and monitor the auditor's independence and performance and effectiveness of the audit process, examination of the FS and the auditor's report, approval or of any subsequent modification of transactions of the company with our related parties, proviso to this clause or stated as below. Omnibus approval की बात होती है कि AC may make omnibus approval for RPT proposed to be entered into by company subject to such conditions prescribed under Rule 6A। अब Rule 6 से पूरा यहीं पे छापा हुआ है, क्या क्या रूल्स हैं देखते हैं पहले। AC shall after obtaining approval of the board of directors specify the criteria for making the omnibus approval which shall include the following। पहला maximum value of transactions in aggregate which can be allowed under the omnibus route in a year। दूसरा maximum value per transaction which can be allowed। तीसरा extent and manner of disclosures to be made to the audit committee at the time of seeking omnibus approval। और आखिरी review at such intervals as the audit committee may deem fit RPT entered into by the company pursuant to each of the omnibus approval made। लास्ट है transactions which cannot be subject to the omnibus approval by the audit committee। उसके अलावा audit committee shall consider the following factors while specifying the criteria for making omnibus approval। क्या क्या repetitiveness of the transaction in past or in future, justification for the need of omnibus approval। audit committee shall satisfy itself on the need for omnibus approval for transactions of repetitive nature and that such approval is in the interest of the company। Omnibus approval shall contain क्या क्या चीज़ें, name of the related parties, nature and duration of transaction, maximum amount of transaction that can be entered into, indicative base prices or current contracted price and the formula for variation in the price if any other information relevant for important for AC to take decision on the proposed transaction। हालांकि where the need for RPT cannot be foreseen and above aforesaid details are not available, तो AC may make omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding 1 crore per transaction। ओमनीबस अप्रूवल जो वैलिड रहेगा फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर एंड शैल रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच एफआई। ओमनीबस अप्रूवल किन के लिए नहीं किया जाएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, एनी अदर कंडीशन जो एसी में डीम फिट। इसके बाद इफ नो अप्रूवल अकॉर्डेड वेयर एसी डज नॉट अप्रूव सच ट्रांजेक्शन इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। वर्डेबल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। इन केस ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपए विच इज एंटर्ड इनटू बाय डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ एसी एंड इफ इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द एसी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन सच ट्रांजेक्शन शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एसी। In case such a transaction is with the related party and the director or is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it। कुछ ट्रांजेक्शन्स पे इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी है बिटवीन होल्डिंग एंड होल्डी ओन्ड सब्सिडरी के बीच में। कौन से ट्रांजेक्शन, स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। आई एम सॉरी यहाँ पे वो उसकी लिस्ट नहीं है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम 177(4) में जो अपन रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 हुई थी, उसके बाद ये 5वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स और असेट्स ऑफ द कंपनी वेर एवर इट इज नेसेसरी, इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू पब्लिक ऑफर्स एंड रिलेटेड मैटर्स, राइट्स ऑफ द ऑडिट कमिटी।
क्या क्या राइट्स हैं इनके? दे मे कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑडिटर्स. इफ it shall have right to review the FS before submission to the board. It may also discuss any related issues with the internal and statutory auditors and the management of the company. ये 177(5) में बोला है. फिर 177(6) में बोलता है कि AC shall have authority to investigate into any matters in relation to the items specified in subsection 4 मतलब ऊपर जो सारी अपन ने यहाँ पे बातचीत की, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उससे रिलेटेड कोई भी मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, referred to it by board, and for this purpose shall have the power to obtain professional advice from external sources and have full access to information contained in records of the company. फिर right to be heard before AC. The auditors of a company and KMP shall have right to be heard at the meetings of the AC when it considers auditor's report, but shall not have a right to vote. Section 177 subsection 7 था ये. फिर 177(9) में आते हैं हम. Vigil mechanism. According to 177(9), a vigil mechanism shall be formed by every listed company, and Rule 7 के हिसाब से prescribed class company, companies which accept public deposits, which have borrowed money from banks and PFI in excess of 50 crores rupees. A vigil mechanism is formed for the directors and employees who may report genuine concerns in the manner prescribed in Rule 7. A vigil mechanism shall provide for adequate safeguards against victimization of persons who use such mechanism and make provision for direct access to the chairperson and the AC in appropriate and exceptional cases. Establishment of manner and mechanism and manner of reporting. Rule 7 में क्या कहानी बताई है? तो पहला, यूजर कौन रहेंगे? डायरेक्टर और एम्प्लॉय. Companies having AC which are required to constitute AC shall oversee the vigil mechanism through the audit committee, and if any of the members of the committee have a conflict of interest in a given case, they should recuse themselves, and the others on the committee would deal with the matter on hand. देन कमिटीज जिनकी AC नहीं है, तो जो बोर्ड रहेगा वो नॉमिनेट करेगा डायरेक्टर का टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी फॉर पर्पज ऑफ विजिल मैकेनिज्म. बाकी सारे डायरेक्टर और एम्प्लॉय उस डायरेक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं अपने कंसर्न्स. फिर 177(10) में बोला है कि विजिल मैकेनिज्म, मतलब जैसा कि 177(10) में बोला है, विजिल मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स हु अवेल ऑफ इट. देन है डायरेक्ट एक्सेस इन एक्सेप्शनल केसेस. ये भी हमने बात की कि जैसा कि 177(10) में भी बोला है, डायरेक्ट एक्सेस रहेगा डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ का, जो कि एक्सेप्शनल केसेस में चेयरपर्सन ऑफ AC से बात करना चाहते हैं या फिर उस नॉमिनेटेड डायरेक्टर से बात करना चाहते हैं. In case of repeated frivolous complaints being filed by a director or an employee, the AC or director nominated may take suitable action against the concerned director or employee including reprimand. फिर 177(10) में बोला है कि it is imperative for the company to disclose the details of the establishment of vigil mechanism on the website of the company and in board report. 178 में पनिशमेंट है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 177. कंपनी के केस में 1 लाख से 5 लाख तक का, और हर डिफॉल्टिंग ऑफिसर के लिए 1 लाख तक का पनिशमेंट है. 1 साल तक का कारावास है, और जो पनिशमेंट है फाइन है 25,000 से 1 लाख तक का है, या फिर बोथ. नोट बोला है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी से भी LODR की भी जो रेगुलेशंस हैं वो से फॉलो करना पड़ेगा रिगार्डिंग ऑडिट कमेटी. फिर आता है NRC 178 में. 178 और रूल 6 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 जो है प्रोविजंस बताता है NRC का. क्या है प्रोविजंस, चलिए देखते हैं. यहाँ पे भी जो है वो रूल 4 को भेजता है. मतलब आप देखेंगे तो NRC और AC दोनों के में पहले तो लिस्टेड की बात करता है, और उसके अलावा रूल 4 में जो भी क्राइटेरिया बताया है, जो कि 10, 100, 50 का है. 10 किसका, शेयर कैपिटल का 10, टर्नओवर का 100, और बोरोइंग्स, लोन्स, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स के लिए 50. और इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनी नॉट रिक्वायर्ड. कौन सी JV, होली ओन्ड सब्सिडरी या फिर डोरमेंट कंपनी, इनको रिक्वायर्ड नहीं है. इसके अलावा वो सेम बातें हैं कि अगर वो 3 कंसेक्यूटिव साल के लिए सीज कर गए वो रिक्वायरमेंट्स, तो उन्हें कंस्टिट्यूट नहीं करना है, लेकिन दे शैल अगेन बी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट इफ दे स्टार्ट मीटिंग एनी ऑफ कंडीशन. फिर कंपोजिशन देखते हैं. NRC shall consist of 3 or more NED, out of which not less than 1/2 of shall be independent directors. The chairperson, whether executive or non-executive of the company, shall not chair such a committee. However, he may be appointed as a member of the committee. फिर functions of NRC देखते हैं. पहला, NRC shall formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director. Recommendations
के लिए NRC shall recommend to the board a policy relating to remuneration for the directors, KMP and other employees. NRC shall identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down. Recommend to the board their appointment and removal. Expression senior management means personnel of the company who are members of its core management team, excluding board comprising all members of management, one level below the executive directors, including the functional heads. NRC shall specify the manner for effective evaluation of performance of the board, its committees and individual directors to be carried out either by the board, by NRC or by independent external agency, and review its implementation and compliance. उसके बाद parameters for formulation of policy 178(4) में बोलता है NRC, while formulating policy, shall ensure that the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain, motivate directors of the quality required to run the company successfully. Relationship of remuneration to performance is clear and meets appropriate performance benchmarks, and remuneration to directors, KMP and senior management involves a balance between fixed and incentive pay, reflecting short and long-term performance objectives appropriate to the working of company and its goals. आगे बढ़ते हैं. It is imperative that such policy under 178(3) shall be placed on the website of the company, if any, and the salient features with the web address of the policy shall be disclosed in board report. इसके अलावा the chairperson or in absence any other member of the committee authorized by him in this behalf shall attend the GM of the company. लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी LODR में भी जो रेगुलेशंस बताए हैं NRC से रिलेटेड वो भी इन्हें फॉलो करने रहेंगे. गवर्नमेंट कंपनी के केस में मॉडिफिकेशन है कि subsection 2, 3 और 4 shall not apply except with regard to appointment of senior management and other employees. फिर SRC की बात करते हैं. 178(5) and 6 lay down the provisions relating to formation constitution. पहला, formation and constitution किन्हें करना है? तो board of a company which consists of more than 1000 shareholders, debenture holders, other security holders at any time during the financial year shall constitute a SRC. फिर चेयरपर्सन कौन रहेगा? चेयरपर्सन हु शैल बी द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. फर्दर एसआरसी शैल कंसिस्ट ऑफ सच अदर मेंबर्स एज मे बी डिसाइडेड ऑन बाय द बोर्ड. ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? शैल कंसिडर एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंसेज ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी. इट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स एंड नॉट merely ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर्स. Chairperson of each of such committee in his absence and other members of the committee authorized by him in his behalf shall attend the general meetings of the company. पेनल्टी रहेगी कॉन्ट्रावेंशन की. 178 में पेनल्टी है कंपनी के लिए 1 लाख से 5 लाख तक, और डिफॉल्टिंग ऑफिसर के लिए 1 लाख से 25,000 से 1 लाख तक, और 1 साल का कारावास या दोनों. नो कॉन्ट्रावेंशन इफ एसआरसी इज रिजॉल्व unable to resolve in good faith. अगर inability है to resolve or consider any grievances by the SRC in good faith shall not constitute a contravention of section 178. Therefore no penalty shall be attracted. Listed company के केस में जो सेबी LODR में SRC की बातें की है उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा. एग्जाम्पशन दिया है 178 shall not apply to section 8 का जिसने अपना डिफॉल्ट नहीं किया है फाइलिंग में. देन चलते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड सेक्शन नंबर 179 पे. Board is entitled to exercise the same powers as the company is authorized. The board shall be entitled to exercise all such powers as the company is authorized to exercise and do so all such acts and things which the company is authorized to do so. In fact, जो board है virtually enjoys all the power of the managing affairs of the company except where the given matters require approval of shareholders in the meetings. तो यहाँ पे शुरू करते हैं. The exercise of the powers by the board or directors is not unbridled or unrestricted. It is provided that while exercising such power or doing such act or thing, the board shall be subject to the provisions contained in this behalf in Companies Act 13 or in the memorandum or articles or in regulations which are not inconsistent with the act or memorandum of articles and are duly made thereunder. This will include regulations made by company in general meeting. Further, board shall not exercise any power or do act or thing which is directed or required whether under act, memorandum, articles of company to be exercised or done by the company in general meeting. फिर 179(2) में है any regulation made by company in general meeting shall not invalidate any prior act of the board which would have been valid if the regulation had not been made. कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं रहेगा. 179(3) में है कि following powers are required to be exercised by board by means of resolutions passed at a duly convened board meeting. पहला to make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares, to authorize buyback of securities, to issue the securities including debentures whether in India or outside, to borrow monies. एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई किया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ डीलिंग्स बिटवीन अ कंपनी और बैंकर्स जो ये डी वाली पावर है टू बोरो मनी, उसका मतलब होगा अरेंजमेंट मेड बाय कंपनी विद बैंकर्स फॉर बोरोइंग ऑफ मनी, और जो बाय वे ऑफ
ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, मतलब लेकिन इसमें एक्चुअल डे टू डे ऑपरेशन ओडी में जो हो रहे हैं, सीसी में हो रहे हैं, वो सब जो अवेल हो रहे हैं, एक्चुअली अवेल किए जा रहे हैं, वो सब इसमें नहीं आएंगे। फिर हम कंटिन्यू करते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड, 4 हमने देख लिए, 5वां देखते हैं टू इन्वेस्ट ऑफ द फंड्स ऑफ कंपनी। लेकिन 186(5) कहता है कि दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज बाय बोर्ड रेजोल्यूशन विच इज पास बाय विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग। फिर 6वां है टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स। 186 में ये पावर भी ऑल डायरेक्टर के कंसेंट से दी गई है। फिर एक्सेम्पशन है सेक्शन 8 कंपनी को, वो चाहे तो जो डी, ई और एफ के हमारी बातें थी, डी मतलब बोरो मनी, ई इन्वेस्ट और एफ ग्रांट लोन्स may be decided by board by circulation instead of at a meeting. फिर नेक्स्ट है टू अप्रूव एफएस एंड द बोर्ड्स रिपोर्ट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ कंपनी, टू अप्रूव अमालगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर अ कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, अदर मैटर्स इन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 8। रूल 8 में क्या प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं, तो रिजोल्यूशंस क्या मीटिंग्स की बोर्ड में पास होने हैं। टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, टू अपॉइंट और रिमूव केएमपी, टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स। लेकिन ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ और भी पावर्स हैं जो इन्हें ड्यूली कन्वेंट बोर्ड मीटिंग्स में देने हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 182, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अंडर 161(4), approving of transactions with related parties under 188, giving of loans, making of investment of shares of other body corporates as 186, सारे कंसेंट लगेंगे। अपॉइंटिंग अ पर्सन एज एमडी हु इज ऑल्सो होल्डिंग ऑफिस ऑफ एमडी और मैनेजर इन अनदर कंपनी, इसमें भी सारे की कंसेंट लगती है। अब डेलीगेट करना, 179(3) के फर्स्ट प्रोवाइजो में बोला है कि बोर्ड में बाय रेजोल्यूशन पास एट अ मीटिंग डेलीगेट पावर स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी टू एफ, मतलब बोरोइंग ऑफ मनीज, इन्वेस्टिंग ऑफ फंड एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन और गिविंग ऑफ गारंटी, प्रोवाइडिंग of security in respect of loan. The delegation may be made on such conditions as may be specified into the following. किसको किसको कर सका जा सकता है डेलीगेशन? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर और द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ऑफिस। फिर 179(4) में देखते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लगाई है। तो कंपनी थ्रू जनरल मीटिंग हैज़ द पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ बोर्ड बाय पावर। तो शेयर होल्डर जो है, हम देखते हैं, हम जानते हैं कि बोर्ड जो है फुल्ली एम्पावर्ड टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स। शेयर होल्डर्स जो हैं अपना विल उन पे बोर्ड पे इम्पोज नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलरली कैसे काम करो, अनलेस देयर आर रीजंस टू डू सो। तो शेयर होल्डर्स आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द बोर्ड। कब कब केसेस में? पहला, when the directors are acting mala-fied, that is their conduct is such that they are acting for their own benefits at the expense of the interest of the company. Thus where directors are wrongdoers and their personal interest conflicts with the duty towards the company, majority shareholders shall take decision to undo the wrong done by the directors. दूसरा है when all the directors are interested in a particular transaction, तो सारे के सारे इनकम्पिटेंट हो गए टू एक्ट इन एब्सेंस ऑफ कोरम। इन सच केस शेयर होल्डर मेजोरिटी के थ्रू डिसाइड करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन को एंटरटेन करना है कि नहीं। नेक्स्ट है when there happens to be a deadlock in the management because the directors are not on talking terms or unwilling to act, thus paving way for shareholders to ensure running of the company. बैंकिंग कंपनी को एग्जेम्पशन दी हुई है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी बाय अ बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम पब्लिक shall not be deemed to be a borrowing of monies. इसके अलावा further placing of monies on deposit shall not be deemed to be making of loans by banking company within meaning of section 179. तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, इसके लिए कोई सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है ऑफ अ रिजोल्यूशन पास्ड एट अ ड्यूली कन्वेंट मीटिंग। दिस इज प्रैक्टिकल ऑल्सो टू प्रोवाइड सच एग्जेम्पशन कीपिंग इन व्यू की बिजनेस है उसका बैंकिंग कंपनी का। फिर चलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड सेक्शन 180 पे। Matters in respect of which power shall be exercised after obtaining a consent by a special resolution. तो स्पेशल रिजोल्यूशन की कंसेंट कब कब लगेगी एंड सिंपली बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके क्या क्या नहीं लगाया जा सकता। पहला, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी और वेयर द कंपनी ओन्स मोर देन वन अंडरटेकिंग ऑफ द होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ एनी सच अंडरटेकिंग्स। इन other words, multiple undertaking में से even if one is sold, leased or disposed of, either substantially whole, the consent of SR shall be required. SR लगेगा एंड SR में कुछ conditions दे सकते हैं, स्पेसिफाई की जा सकती है। 184, not to be taken as authorized for reduction in capital. No need for special resolution if selling leasing is a part of ordinary business of company and clean title of the buyer. जो बायर बाय कर रहा है
any property investment or undertaking in 180 in good faith, his title shall not be affected despite the fact that directors resorted to selling leasing without first obtaining the consent of company by special resolution. इसके अलावा अंडरटेकिंग क्या, तो अंडरटेकिंग का मतलब है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कंपनी का एक्सीड्स 20% ऑफ इट्स नेट वर्थ एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट पिछले साल की, और अंडरटेकिंग विच जनरेट्स 20% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी. सब्सटेंशियली होल किसको मानेंगे, 20% ऑफ मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग. फिर जो 110 है वो भी मतलब 110 में पोस्टल बैलेट की जो बात होती है, तो ये वाले जो स्पेशल रिजोल्यूशन है पोस्टल बैलेट के थ्रू भी अपन वोटिंग कर सकते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं. ओपीसी के केस में कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है ट्रांजैक्ट करना उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू. जहाँ पे अप टू 200 मेंबर्स हैं उन कंपनियों को भी नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट थ्रू पोस्टल बैलेट. फिर एक और पावर पे रिस्ट्रिक्शन है, टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमालगमेशन. तीसरी, टू बोरो मनीज वेयर द मनी इज टू बी बोरोड टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड बाय द कंपनी विल एक्सीड एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम टेम्पररी लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपनीज बैंकर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. बोरोइंग जो यहाँ पे हैं आर नॉट टू इंक्लूड टेम्पररी लोन्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स बैंकर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. लिमिट बोरोइंग्स पे लगाना स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन्हें कि हर जो एसआर पास हो रहा है उसमें टोटल अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा. कोई भी ब्लैंकेट पावर यहाँ पे वो नहीं दिया जा सकता है. फिर 185 में बोला है डेट रेज्ड इन एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड लिमिट. एक्सेस हुई है, इट शैल नॉट बी वैलिड और इफेक्चुअल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर अनलेस सच लेंडर प्रूव्स दैट उसने गुड फेथ में लोन दिया है विदाउट ना नॉलेज कि लिमिट इम्पोज्ड एक्सीड हो चुकी है. टेम्पररी लोन्स का मतलब क्या है, क्लैरिफाई किया है एक्सप्लेनेशन से कि लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच लोन सच एज शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट अरेंजमेंट और द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स एंड इशू ऑफ अदर शॉर्ट टर्म लोन ऑफ सीजनल कैरेक्टर. पर केपेक्स नेचर वाला जो है वहाँ पे कंसिडर नहीं होगा. एग्जेम्पशन दिया है बोरोइंग कंपनी को कि उनका जो रेगुलर वाला काम है चेक ड्राफ्ट ऑर्डर अदर ये सब करने का, उसको नॉट डीम टू बी बोरोइंग ऑफ मनी माना जाएगा. और लास्ट रिस्ट्रिक्शन जो लगाया है वो है टू रिमिट और गिव टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर. Thus, if any debt is repayable by a director, it cannot be remitted or its repayment time cannot be extended unless consent by passing a special resolution is given by the company. और लास्ट में एक बात की है कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल ट्रस्ट. दिस टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशंस बाय अ कंपनी बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स रिक्वायर्स पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एज रिक्वायर्ड बाय 181 प्रोविजंस. बाद में डिस्कस करेंगे उसके. एग्जेम्पशन यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं कि 180 ऑफ द एक्ट shall not apply to a private company which has not committed default in 192 and 137 और 92 की फाइलिंग में. यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं सेक्शन 180 181 एंड ऑनवर्ड्स देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. धन्यवाद.